Hi guys, good evening. My name is Mayur Upadhyay and I welcome you all in this brand new session of GK and Current Affairs. And this particular session, it is going to be helpful for your upcoming set and TRICE examination. तो आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे सेशन यहाँ पे देखे। सो द वेरी फर्स्ट सेशन इस सीरीज का वो मैंने लिया था, उसके बाद सौरभ सर ने एक सेशन लिया, उसके बाद अभिषेक सर ने लिया एंड दिस इज अनदर सेशन विच इज बीइंग टेकन बाय मी। ठीक है। आई होप आई होप मेरी आवाज सबको प्रॉपर्ली आ रही होगी, मैं प्रॉपर्ली सबको विजिबल हूंगा। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद अ टुडे सेशन। और यहाँ पे हम वही सारे क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं इन द सेट एग्जामिनेशन, इन द क्राइस एग्जामिनेशन। सो उसी बेसिस पे, उसी आधार पे जो उनका पैटर्न रहा है, जो पीवाईक्यूज में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो उन्हीं टाइप के उसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं हम आज इस सेशन में यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। और इस सेशन का मॉडल्स ऑपरेंडाई सेम वही रहने वाला है। एक एक करके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आएंगे और उसके बाद मैं आपको उसका करेक्ट रिप्लाई यहाँ पे बताऊंगा एंड आफ्टर दैट मैं उस क्वेश्चन के अराउंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, सो ये हमारा मॉडल्स ऑफ रिप्लाई होने वाला है। सो बकल अप, आइए देखते हैं सेशन को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन अ सेशन। Okay, the very first question. Who won the men's single title at the Australian Open 2025? So Australian Open 2025 जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है, उसमें मेंस सिंगल टाइटल जो था वो किस प्लेयर ने यहाँ पे जीता था? ठीक है, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, जैनिक सिनर और इज इट डी डेनियल मेडवेडेव? ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, जैनिक सिनर। ठीक है, सो जैनिक सिनर हु इज अ इटालियन प्लेयर, हु इज अ इटालियन प्लेयर, इन्होंने अभी यहाँ पे क्या किया है? सो जैनिक सिनर ने अभी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2025 का मेन सिंगल का टाइटल है वो यहाँ पर जीत लिया है। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे पता होना चाहिए। साल के जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन तक तो यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन का ही न्यूज थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, तो आपको इसी के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, इट्स अ इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो लॉन टेनिस का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से ये एक होते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो आपको मेन सिंगल टाइटल, वुमेन सिंगल टाइटल, इन दोनों के बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए। और जो इस इवेंट को जीत रहे हैं, मेंस और वुमेन्स टाइटल्स को, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए और उन्होंने किस प्लेयर को फाइनल्स में हराया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली यहाँ पे जो डबल्स और मिक्स्ड डबल्स होते हैं उन पर क्वेश्चंस कम आते हैं, तो आपको इतना तो कम से कम याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात की है जैनिक सनर के बारे में। ये इटालियन प्लेयर हैं, इटली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने फाइनल में किसको हराया ये आप लोग मुझे यहाँ पे बताएंगे चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में कि जैनिक सिनर ने इन द फाइनल्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन किसको डिफीट किया था, किसको हराया था। ठीक है, चलिए एक छोटी सी हिंट आपको देता हूं। उनका जो सरनेम है वो जेड से स्टार्ट होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है लॉन टेनिस के और उनको काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर भी कहा जा रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो फैब फोर थे, ठीक है, फैब फोर यहाँ पे कौन कौन हो जाएंगे? तो फेडरर हो जाएंगे, जोकोविक हो जाएंगे, नडाल हो जाएंगे और इंग्लैंड के एक प्लेयर है यहाँ पे। तो फैब फोर को अब धीरे धीरे एंडी मरे वगैरह ये सब अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो अब यही प्लेयर्स जो हैं वो इमर्जिंग प्लेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हु ऑन द मेन सिंगल टाइटल? तो जैनिक सिनर ने जीता था, इटली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने फाइनल में किसको हराया वो आपको मुझे बताना है। इसी के साथ साथ जो वुमेन्स सिंगल टाइटल है, वुमेन्स सिंगल टाइटल है, वो किसने जीता है ये भी चीज, ये भी पॉइंट आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा हिंट मैं और दे देता हूं आपको। ये जो वुमेन्स कैटेगरी की जो विनर है वो यूएसए से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। बात की जाए जहां तक ग्रैंड स्लैम की, तो अगर आपको पता हो कि लॉन टेनिस में वैसे तो काफी सारे इवेंट्स होते हैं, बट लॉन टेनिस में देर आर अ टोटल ऑफ 4 ग्रैंड स्लैम्स। देर आर अ टोटल ऑफ 4 ग्रैंड स्लैम्स, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स यहाँ पर होते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? सो नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन। नंबर 2, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। नंबर 3, द मोस्ट प्रेस्टिजियस, विंबलडन, विंबलडन। And number 4, not open, Wimbledon, सिर्फ Wimbledon ही है। And number 4 is what? It is US Open.
ठीक है, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ठीक है, ये फास्ट कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ये फास्ट कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन जो है ये जो रेड क्ले कोर्ट होता है, ठीक है, उस पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। ठीक है, लाल मिट्टी होती है पूरी, उस पे खेला जाता है। विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट पे। और यूएस ओपन जो है ये भी अगेन फास्ट कोर्ट पे ही खेला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंटर, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चारों में जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और जो मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज विंबलडन। ठीक है, तो विंबलडन जो है ये सबसे पुराना और ये सबसे प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है लॉन टेनिस का। ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंटर ध्यान रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही चलना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हु इज क्रेडिटेड विद फॉर्मुलेटिंग द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन बायोलॉजी? सो बायोलॉजी में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए थे, वो किसने यहाँ पे फॉर्मुलेट किए थे? ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगोर मेंडल, सी लुई पैस्चर, नॉट लुइस, इट इज लुई पैस्चर, और इज डी अल्फ्रेड वॉलिस? बताइए। सो हु इज क्रेडिटेड विद फॉर्मुलेटिंग द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन बायोलॉजी? ठीक है, सो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन बायोलॉजी ये किसने बताया था? तो इट इज बीइंग क्रेडिटेड बाय, इट इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, सो ग्रेगोर मेंडल ये इतने सीनियर साइंटिस्ट थे और इनको ही यहाँ पे क्या कहा जाता है, ही इज ऑल्सो बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी यहाँ पर बोला जाता है, ये टाइटल भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, सो ग्रेगोर मेंडल, प्लीज डू रिमेंबर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन, आपने इनका नाम तो सुना होगा। इनकी जो थ्योरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी उन्होंने भी यहाँ पे दी है, डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। आपने उसके बारे में यहाँ पे जाना ही होगा, सुना ही होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे, ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम हो गया आईपीएम इंदौर की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आईपीएम इंदौर में कौन जाएगा? जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही वहां पर एंटर करेगा, वही वहां पे जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हु इज credited with formulating the laws of inheritance in bio, it is Gregor Mendel। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, मैच द यूएन एजेंसी विथ इट्स हेडक्वार्टर। ठीक है, तो यूएन एजेंसीज को उनके हेडक्वार्टर्स के साथ यहाँ पे मैच करना है। ये सेकंड नंबर पे, ये न्यूयॉर्क नहीं, ये यहाँ पर पेरिस होगा। ठीक है, चलिए बताइए। सो डब्ल्यूएचओ बताइए, यूनेस्को, यूएनईपी एंड उसके साथ साथ यूएनडीपी। बताइए, मैं साइड हो रहा हूं, आप यहाँ पे वो कीजिएगा, देखिएगा प्रॉपर और बताइए व्हाट शुड पॉसिबली बी दी करेक्ट आंसर। इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये यूएन की एजेंसीज हैं। ठीक है, तो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, आपको बताना है। ठीक है, चलिए। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप सबको पता ही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और जिनीवा स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। द सेकंड पे आएगा हमारा यूनेस्को। यूनेस्को, इट्स हेडक्वार्टर इट्स इन पेरिस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ये ध्यान रखना है आपको। यूएनईपी, ठीक है, सो यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है ये आपको नायरोबी में देखने को मिल जाएगा, और यूएनडीपी इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो A1, B2, C3 एंड D4, दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट ऑर्डर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उस पे अक्सर जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंटर आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बनता ही बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे अब, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, okay, so WHO is what? It is World Health Organization. UNESCO is what? It is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNEP is what? United Nations Environment Program, and UNDP is United Nations Development Program. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनका फुल फॉर्म भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे खुद से पूछ रहा हूँ। यूएन यूएन किस ईयर में, किस साल में फॉर्म हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार क्राइस्ट पूछ चुका है और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप बताइए, यूएन, यूनाइटेड नेशन, किस साल में फॉर्म हुआ था, किस साल में इसका फॉर्मेशन हुआ था? एक छोटी सी हिंट आपको देता हूं, इन द सेम ईयर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर टू जो था वो एंड हुई थी।
अब आप आई थिंक थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर इज डी, A1 B2 C3 D4। ठीक है, ओके क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 जो था, जो अभी कब गुजरा है, ये 8 मार्च को आता है हर साल। 8 मार्च को ये हर साल आता है, इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जेंडर इक्वालिटी पे काफी ज्यादा बात करता है। ये कब आता है, या सॉरी ये 8 मार्च का होता है, इसकी थीम क्या है, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। एम्पावर वुमेन, एम्पावर ह्यूमैनिटी, जेंडर इक्वालिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, और इज इट डी, प्रेस फॉर प्रोग्रेस? बताइए इसका सही आंसर, सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है? ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? The correct answer is C. For all women and girls, rights, equality, empowerment. ये क्या है? ये इसका सही जवाब है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आई होप ये चीज सबको यहाँ पर क्लियर होगी। इस साल का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसकी थीम है सी। ठीक है, और ये हर साल कब आता है? 8 मार्च को आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स पे अक्सर आपको क्राइस्ट में और सेट में क्वेश्चंस देखने को यहां पर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस? सो इंडिया और यूएसए के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, उसका नाम क्या है? ए युद्ध अभ्यास, बी शक्ति, सी गरुड़ शक्ति, और इज इट डी वॉस्टोक? सो इंडिया और यूएसए के बीच में ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट होती है, उसका नाम क्या है, उसका नेम क्या है? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में अक्सर आता होगा कि सर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, लाइक इंडिया यहाँ पे इतनी सारी नेशंस के साथ, कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? इस पे इसकी नीड क्या है? क्योंकि इस पे खर्चा काफी ज्यादा होता है। सोचिए, आप किसी एक कंट्री की जो पूरी मतलब एक बटालियन होगी जो उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करी होगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, फिर जो दूसरी कंट्री जहां पे वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं, उन कंट्री की जो आर्मी होगी, वो दोनों मिलके यहाँ पे एक साथ आएंगे, और फिर वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। वो अपना पूरा जो भी उनको ज्वाइंट में एक्सरसाइज करनी है, वो सारी चीजें करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑल दिस थिंग? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, काफी पैसा लगता है। सो व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज कि मान लीजिए, ठीक है, कि इंडिया और रशिया, ठीक है, या फिर इंडिया और यूएसए की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इंडिया एंड यूएसए ये क्या है? ये बहुत अच्छे अलाइक हैं। ठीक है, अब कल को अगर मान लीजिए यहाँ पे चाइना के साथ यहाँ पे कुछ हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती हैं, चाइना के साथ हमारे इश्यूज कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, और हमने यूएसए से मदद मांगी कि यूएसए आप प्लीज आइए, चाइना आपको भी ज्यादा परेशान करता है, हमारे साथ भी उनके मैटर काफी ज्यादा एस्केलेट हो गए हैं, तो आप आइए, हम दोनों मिलके क्या करेंगे, हमारे दोनों की आर्मी मिलके यहाँ पे चाइना के साथ वॉर करेगी, चाइना के साथ लड़ाई करेगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यूएसए ने हमको सपोर्ट देने के लिए रेडी हुआ, सपोर्ट देने के लिए वो तैयार हुआ, बट उनकी जो आर्मी है और हमारी जो आर्मी है, उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, उनके बीच में किसी भी टाइप की कोई लिंक ही नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली दिक्कत, ये वाला इशू ना आए, इसी वजह से क्या किया जाता है, ये जो अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, उनको कॉन्डक्ट यहां पर किया जाता है कि अगर कभी किसी ऐसा टाइम यहां पे आ जाए कि दो कंट्रीज की जो मिलिट्री हैं वो साथ में मिलके अगर वॉर लड़ने के लिए जाएंगी, तो कम से कम उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए और प्रॉपर एक लिंकेज तो होना ही चाहिए, ताकि वो मिलके वॉर लड़ सके। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में काफी ज्यादा फेस करने को मिली थी, जब कंट्रीज एक साथ मिलके वॉर फाइट कर रही थी, वॉर लड़ रहे थे, बट क्योंकि उनके बीच में कोई तालमेल नहीं था, कोई उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, काफी ज्यादा दिक्कतें थी। तो ये वाली दिक्कत ना हो, इसीलिए इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को इतने भारी भरकम खर्चों पे किया जाता है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस? उसका नाम है युद्ध अभ्यास। Sorry. So Yuddha Abhyas is what? It is the name of the exercise, and this particular exercise, Yuddha Abhyas, it started way back in the year 2004. 2004 से इस exercise को यहाँ पे start किया गया है, and the 2024 edition of this very particular exercise, it's taken place in Rajasthan, India. So राजस्थान में 2024 की ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, वो कंडक्ट की गई थी दोनों नेशंस, दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, और ये क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलिट्री की एक्सरसाइजेस अलग होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेस अलग होती हैं, और एयर फोर्सेस की एक्सरसाइजेस अलग होती हैं। ठीक है, ये दूसरे कंट्रीज की फोर्सेस के साथ मिलकर इन सारी एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, युद्ध अभ्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। What is the branch of biology that deals with the study of cells? तो सेल्स की स्टडी से डील करने वाली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसका नाम क्या है? ए साइटोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी एनाटॉमी, और इज इट डी फिजियोलॉजी? सो व्हाट वुड पॉसिबली बी इज द करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ए साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी जो है वो इसका सही आंसर है, वो इसका सही रिप्लाई है। और साइटोलॉजी इट इज व्हाट? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करता है किससे? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स की जो पूरी स्टडी होती है, ये उससे डील करने का काम करता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम हिस्टोलॉजी की यहाँ पे बात करें, तो हिस्टोलॉजी जो है इट इज द साइंस, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो ये टिश्यूज की जो पूरी स्टडी होती है, ये उससे डील करने का काम करता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर, सही रिप्लाई होगा ए साइटोलॉजी। ठीक है, और ध्यान रखिए आपको क्राइस्ट में कुछ इसी टाइप के, कुछ इसी प्रकार के बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, सो डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इन सबको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनकी पूरी प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की। ठीक है, ए साइटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। Which type of coal is considered the highest quality due to its high carbon content and energy output? ठीक है, अब इसमें आपको चार प्रकार, चार टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सी सब बिटुमिनस, और इज इट डी लिग्नाइट? ठीक है, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ क्वालिटी का जो कोल होता है, जो कोयला होता है, वो इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो द हाई कार्बन कंटेंट, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लोज होते हैं, और क्योंकि ये क्लोज ज्यादा होते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इसमें एनर्जी आउटपुट जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप सबने मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में यहाँ पे क्या बताया गया था उस मूवी में? तो जो रामाधीर सिंह का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जो कोयला है, ठीक है, अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको याद होगा कि ये जो कोयला है, ये है बड़ा मजेदार चीज। ठीक है, ये बहुत मजेदार चीज है, ये देखने में लगता है भारी, ठीक है, ये देखने में लगता है भारी, ठीक है, बट ये क्या है? ये बहुत ही हल्का है। ठीक है, बहुत ही हल्का है, ये देखने में बहुत भारी लगेगा आपको कोल, ठीक है, बट होता क्या है? बहुत हल्का है। ठीक है, फिर उसको रामाधीर सिंह क्या करता है? वो उसको एक पानी की बाल्टी में डाल देता है, और फिर जैसे ही वो पानी की बाल्टी में डालता है, वो जो कोल है, जो कोल ब्लॉक है, वो यहाँ पे वो क्या करता है? वो पानी सोखने लगता है, और जब वो पानी यहाँ पे सोख लेगा, तो पानी सोखने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारी। ठीक है, वो भारी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और उसका वेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। खैर, मूवी में तो उसका जो रेफरेंस था वो अलग प्रकार से दिया गया था, अलग टाइप से दिया गया था। यहाँ पे हमें इसको क्या करना है? हमें इसको इसके हाई कार्बन कंटेंट और एनर्जी आउटपुट, ठीक है, क्योंकि जब वो काफी ज्यादा पास में होंगे, और जब उस क्वालिटी के कोल को जलाया जाएगा, तो उससे यहाँ पे जो फ्लेम है, जो आग है, वो ज्यादा निकलेगी, और एनर्जी आउटपुट काफी ज्यादा आएगा, स्मोक, धुआं जो है वो यहाँ पे कम निकलेगा। ठीक है, और जब ऐसे कोयले को जलाया जाएगा जो हल्का होगा, जिसमें जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो यहाँ पर ज्यादा होगा, जब उसको जलाया जाएगा, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगा? स्पेस होने के कारण उसमें जब आप आग लगाएंगे, तो उसमें धुएं का जो कंटेंट है वो ज्यादा निकलेगा, और क्वालिटी वो खराब होती है। ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंटर ध्यान में रखिएगा। अब किस टाइप के कोल को सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल यहाँ पे माना जाता है, समझा जाता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, एंथ्रासाइट। ठीक है, तो एंथ्रासाइट जो है ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है बी, बिटुमिनस, ये सेकंड क्वालिटी होती है, ये थर्ड क्वालिटी होती है सब बिटुमिनस, और डी लिग्नाइट, ये सबसे लोअर क्वालिटी का कोल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंटर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में कोयले का भंडार है, कोयला खूब है हमारे यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ पे जो लिग्नाइट क्वालिटी है, ठीक है, जो सब ग्रेड क्वालिटी का जो कोयला है, वो ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी वजह से हमें जो हमारे, जो हम पूरा स्टीम बॉयलर वगैरह ये चलाते हैं, और जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हम यहाँ पे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बाहर से कोल को मंगवाना पड़ता है, कोल का इंपोर्ट यहाँ पे करना पड़ता है ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, विच इज व्हाट? विच इज एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज ए, एंथ्रासाइट, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। Which of the following hormones is secreted by the pancreas? ठीक है, सो कौन सा हार्मोन यहाँ पे पेनक्रियास जो है हमारा,
वो सिक्रीट करता है। ठीक है, सेम वही आप देख रहे होंगे कि सेम उसी प्रकार के, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप क्राइस्ट और सेट के एग्जामिनेशंस में देख चुके हैं। ठीक है, कुछ बायो के क्वेश्चंस, एक फिजिक्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, बुक्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, इसी प्रकार के, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, और ये वही टाइप है। ठीक है ना, which of the following hormones is secreted by the pancreas? So the type, it is what? It is insulin. ठीक है, सो इंसुलिन जो कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करने में वो हेल्प करता है, मदद करता है। सो इंसुलिन जो है वो कौन रिलीज करता है? इट इज बीन सिक्रेटेड बाय, इट इज बीन रिलीज बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास उसको रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, और जब हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में खुद इंसुलिन नहीं बनता, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, हमें बाहरी सोर्स से यहाँ पे इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर यहाँ पे क्या करते हैं? वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाता है, और ये कौन सिक्रेट करता है? इट इज बीन सिक्रेटेड बाय, इट्स अ काइंड ऑफ अ हार्मोन व्हिच इज बीन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास उसको सिक्रेट करने का काम करता है, और ये हमारे ब्लड शुगर को मैनेज करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, इंसुलिन। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर चल रहा होगा। गिव मी 10 सेकेंड टाइम पीरियड, मैं पानी पी लूं, उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जब तक मैं आपको क्वेश्चन दिखाई देता हूं यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, बताइए। ओके, सो हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी? ऑप्शन है आपके, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी विलियम कॉनराड रॉन्टन, सी मैरी क्यूरी, और इज इट डी निकोला टेस्ला? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही रिप्लाई क्या होगा? सो एक्सरेज, दे आर बीन डिस्कवर्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज बी, विलहेम कॉनराड रॉन्टन। ठीक है, सो विलियम कॉनराड रॉन्टन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन द ईयर 1895, इन द ईयर 1895, 1895 में इन्होंने एक्स रेज की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, और 1895 में, 1895, सोचिए वे बैक, कितनी पुरानी यहाँ पे बात है, उन्होंने एक्स रेज को डिस्कवर किया था। और ठीक है, उसी के बाद ये कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे काम करती हैं, और ये कैसे सारी चीजें होती हैं, वो यहाँ पे पता चली थी। ठीक है, अच्छा, और एक्सरेज की जो पूरी डिस्कवरी हुई थी वो भी एक्सीडेंटली हुई थी। ठीक है, मतलब वो एक्सरे ही नहीं खोज रहे थे, बट इसको एक्सीडेंटली ही यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये चीज ध्यान में रखिएगा। द करेक्ट आंसर इज बी, विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन, और 1895 का साल है, और जर्मनी के ये साइंटिस्ट है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, आई होप यहां तक क्लियर होगा। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, हु वॉन द बुकर प्राइज इन 2024? 2024 का, 2024 का बुकर प्राइज किसने जीता था? ठीक है, तो आपने देखा होगा, एक आपको बुक्स एंड ऑथर्स, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक सवाल यहाँ पर आता ही आता है, पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे ही हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो हु वॉन द बुकर प्राइज इन 2024? बहुत इजी, बहुत आसान, इट इज बीन वॉन बाय समांथा हार्वे। तो समांथा हार्वे, उन्होंने बुकर प्राइज 2024 का यहाँ पे जीता है फॉर हिज नॉवेल ऑर्बिटल। ठीक है, तो उनका नॉवल है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के लिए समांथा हार्वे ने यहाँ पर बुकर प्राइज जीता है 2024 का, 2024 का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि बुकर प्राइज इट्स अ वेरी स्टीम्ड अवार्ड, और उस पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें नहीं, किसी और एग्जामिनेशन, बट सवाल आते ही आते हैं, सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सी समांथा हार्वे इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कैलाश सत्यार्थीज ऑटोबायोग्राफी? ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, मैंने बुक की फोटो यहाँ पे लगाई हुई है, बुक की फोटो ली हुई है। ठीक है, तो आपको नाम दिख रहा होगा, ये कौन है? ये है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, आपको उनका हिंदी में नाम दिख रहा होगा, उनकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बट यू विल नॉट एबल टू सी द नेम ऑफ द बुक, आपको बुक का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, और उनकी बुक, उनकी जो किताब है उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द बुक इज दिया सलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दिया सलाई जो है,
ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी जी की। सर अब ये कैलाश सत्यार्थी कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने 2014 में 2014 में नोबेल पीस प्राइज यहां पर जीता था, इनको नोबेल का पीस प्राइज मिला था। अच्छा, इनके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ 2014 का जो नोबेल पीस प्राइज था, वो इनके साथ साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। ठीक है, सो मलाला यूसुफजई, उनको और कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज यहां पे मिला था पीस का इन द ईयर 2014 2014 में। कैलाश सत्यार्थी ये एक एनजीओ रन करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, और उस एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, और उसके साथ साथ काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं ये इंडिया की, और काफी सारे अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं। और इन्होंने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब एक पर्सन अपनी खुद की जीवनी लिखता है, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है दिया सलाई। ठीक है, काफी अच्छा सा नाम है दिया सलाई, माचिस जिसे कहा जाता है। ठीक है, माचिस जैसे हिंदी में दिया सलाई। ठीक है, माचिस की तीली को दिया सलाई बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंटर ध्यान रखिए। ठीक है, सो सी दिया सलाई इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर बुक सीरीज? हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर बुक सीरीज? सो हैरी पॉटर बुक सीरीज, ठीक है, अगेन क्योंकि बुक्स वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वगैरह पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे तो उसमें इस टाइप के, इस तरह के क्वेश्चंस थे। और मैंने अपना जो सबसे पहला सेशन हुआ था वहां पे भी मैंने एक ये जो सीरीज वाला पार्ट है उसी पे बेस्ड एक पूरा क्वेश्चन लेकर आया था, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, जिसे लिखा था किसने? जॉर्ज आर आर मार्टिन ने। आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर बुक सीरीज, काफी फेमस, काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो जे आर आर टॉलकिन, जेके राउलिंग, सुजैन कॉलिंस, और इज इट जॉर्ज आर आर मार्टिन? तो जॉर्ज आर आर मार्टिन तो नहीं होंगे, क्योंकि वो बिजी हैं लिखने में अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सो दिस बुक, दिस सीरीज हैरी पॉटर, ये लिखी है किसने? जेके रॉलिंग ने। ठीक है, सो जेके रॉलिंग जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है, उन्होंने ही यहाँ पे ये पूरी सीरीज लिखी है। एंड इट्स व्हाट, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय, ठीक है, जो कि एक विजार्ड स्कूल में जाता है। ठीक है, वो एक विजार्ड स्कूल में यहाँ पे जाता है जिसका नाम है हॉगवर्ट्स, और वहां पे वो पढ़ाई कर रहा है। बट वहीं पे उसको मिलता है उसका दुश्मन, ठीक है, जिसने बचपन में उसको मारने की कोशिश की थी हैरी पॉटर को, और उसका नाम है वोल्डेमॉर्ट। ठीक है, तो उन्हीं की पूरी कैसी लड़ाई है, कैसे चीजें हैं, कैसे चीजें प्रोसीड करती हैं, उन्हीं पे बेस ये पूरी की पूरी सीरीज है। ठीक है, तो 7 बुक्स की ये पूरी सीरीज है, ध्यान रखेगा। ठीक है, सो जेके रोलिंग, इट इज व्हाट, इट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? अच्छा, अभी हैरी पॉटर इसकी यहाँ पे मूवी सीरीज भी आ चुकी है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स हैं, हर मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हैरी पॉटर की क्या आ रही है, अब हैरी पॉटर की एक सीरीज भी आ रही है जो कि टेलीविजन पे आएगी। ठीक है, सो टेलीविजन सीरीज ये भी अभी इस पे काम चल रहा है, और ये बहुत जल्द आएगी किस पे? HBO पे, होम बॉक्स ऑफिस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बी जेके रोलिंग इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। ओके, विच इज द हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है जल्दी से। Which is the highest capacity nuclear plant in India? A. Kudankulam nuclear power plant. B. Tarapur. C. Kalappakam nuclear power plant. और is it D. Rawat Bhata nuclear power plant? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान देते होंगे, अगर आप प्रॉपरली सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या फिर अगर आपने मिसलिनियस वाले पोर्शंस को अच्छे से पढ़ा होगा, कवर किया होगा, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आपके लिए एकदम केक वॉक है। ठीक है, सो विच इज द हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? इट इज व्हाट, इट इज ए, कुडानकुलम। ठीक है, अब इस ये किस स्टेट में आता है, ये चीज आप लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो कुडानकुलम ये किस स्टेट में आता है, ये किस स्टेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। ठीक है, पूरी मेहनत मैं नहीं, थोड़ी सी मेहनत आपसे भी मैं वो करता हूँ कि आप भी थोड़ी मेहनत यहाँ पे करेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, सो कुडानकुलम, इट इज व्हाट, इट इज द करेक्ट आंसर। और एक और चीज यहाँ पे प्लीज ध्यान में रखिएगा, इसके साथ साथ एक और पॉइंटर याद रखना है आपको कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इंडिया में, अभी जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी, ठीक है, ये एक थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान के कंटेक्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दैट हर साल ऑन 1 ऑफ जनवरी, हर साल एवरी ईयर ऑन 1 ऑफ जनवरी, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान दे शेयर देयर
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जहां जहां पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया के, और पाकिस्तान में जहां जहां पर भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहां पे भी इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है, दोनों कंट्रीज जो हैं वो हर साल 1 जनवरी को, 1 जनवरी को न्यू ईयर डे के दिन ये क्या करते हैं, उस लिस्ट को शेयर करते हैं। ठीक है, सो दोनों कंट्रीज उस लिस्ट को शेयर करने का यहाँ पे काम करते हैं कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पे है, आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पे है। एक हाई लेवल मीटिंग होती है और दोनों वो जो पेपर है, वो जो पन्ना है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? सो द रीजनिंग बिहाइंड दिस इज कि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान लगातार इनके बीच में टेंशन चलती रहती है, लगातार इनके बीच में टेंशन बनी रहती है। ठीक है, आपने अभी खुद देखा होगा कि पहलगाम अटैक जो हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद से सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो गई है दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, इंडिया ने काफी सारे यहाँ पे निर्णय लिए हैं, काफी सारे फैसले लिए हैं, जैसे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है। ठीक है, अब उस पे अभी तो काफी ज्यादा मजाक चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी पे, कि हमने, इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी है उसको रोक दिया है पाकिस्तान के लिए। अब उसमें मीम्स बन रहे हैं, काफी सारी चीज हो रही है, बट वो कोई मीम बनाने वाली चीज नहीं है। इट्स अ वेरी मतलब क्रूशल थिंग, वो बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपने अभी देखा होगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे कब साइन किया गया था। तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन पे यहाँ पे आता हूँ, मैं इसका आंसर कर दूं। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज जो हैं वो 1 जनवरी को एक दूसरे के साथ अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट को शेयर करते हैं। इसके पीछे रीजन, इसके पीछे कारण ये है कि अगर मान लीजिए कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, या फिर अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, तो क्या हो, दोनों कंट्रीज को यहाँ पे पता हो कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस कंट्री की, और हमें अटैक यहाँ पर नहीं करना है, इस प्लेस पे, इस जगह पर हमको अटैक नहीं करना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बोथ द कंट्रीज दे शेयर व्हाट, दे शेयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट एक दूसरे से। ठीक है, तो एक ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको यहीं पे एक चीज बता दूं कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो द इंडस वाटर ट्रीटी, इट वाज साइन ऑन 19 सितंबर 1960। सो 19 सितंबर 1960 को न्यूक्लियर वाटर ट्रीटी जो है, सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसको साइन किया गया था आफ्टर 9 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन। 9 साल तक पूरा नेगोशिएशंस चले एक दोनों कंट्रीज के बीच में, और उसके बाद इसको क्या हुआ, इसको साइन किया गया था। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करने के लिए मीडिएशन किया था, मध्यस्थता की गई थी वाया वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को यहाँ पे मीडिएट करवाया था। एंड दिस ट्रीटी इट सेज व्हाट, दिस ट्रीटी इट सेज दैट जो भी यहाँ पे इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस की जो सहायक नदियां हैं, उनका यहाँ पे जो पानी है उसका डिवीजन की ये बात करता है 82:20 के रेशो पे। ठीक है, सो इंडस और इंडस की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, सो इसमें आ जाएंगी आपकी कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, सो कुछ आ जाएंगे आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बताऊं आपको, थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो इसमें आएंगे क्या, इसमें आएंगे कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, जो कि क्या कर रही हैं, जो कि वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रही हैं। एंड देर आर व्हाट, देर आर सर्टन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, कुछ यहाँ पे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए ईस्ट से ये नदी हो रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये वेस्ट से फ्लो करती है। ठीक है, नाउ अब इन द इंडस वाटर ट्रीटी इट सेज व्हाट, ये बात करते हैं टोटल कितनी नदियों के बारे में, 6 नदियों के बारे में। ठीक है, सो एक तो नदी हो गई हमारी इंडस खुद, एक नदी हो गई हमारी इंडस। ठीक है, उसके बाद हो गई हमारी चेनाब। ठीक है, उसके बाद हो गई हमारी झेलम। ठीक है, उसके बाद हो गई हमारी सतलज। उसके बाद आ गई रावी। ठीक है, ये रवि मत पड़ेगा, रावी बोला जाता है इसको। और फिर आ जाएगी एट द एंड ब्यास नदी, ब्यास रिवर। ठीक है, तो दिस इंडस चिनाब झेलम, ठीक है, इसको आप आईसीजे से याद रखिए। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे से याद रखिएगा। सो दीज आर व्हाट, दीज आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। और ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंडस चिनाब झेलम, इन नदियों का पानी जो है ये पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, इन नदियों का पानी, इन रिवर्स का जो पानी है ये पूरा जाता है पाकिस्तान में। और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है कौन कौन सी, सतलज रावी ब्यास, तो सतलज रावी ब्यास इन नदियों का जो पानी है वो इंडिया को मिलता है। ठीक है, तो ये इंडस वाटर। ठीक है, तो ये इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका पूरा क्या है, उनके पूरे नाम है, और ये ध्यान रखना है आपको। और इस यहाँ पे जो पूरा पानी का डिवीजन यहाँ पे किया गया है वो 80:20 के रेशो पे किया गया है। एक ये वाली चीज ध्यान रखनी है, 80:20 के रेशियो पे पूरा का पूरा जो पानी है उसको डिवाइड किया जाता है।
80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता है इन नदियों का, और 20% वाटर जो है वो इंडिया को मिलता है। ठीक है, और इंडिया को कुछ कुछ चीजें अलाउड हैं, जैसे कि आप रन ऑफ द रिवर यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसे बना सकते हैं। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उनको आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये क्या होते हैं? इसमें ये बोला गया है कि आप नदी का जो फ्लो है, ठीक है, सपोज दिस इज व्हाट, चलिए थोड़ा सा एक बार और बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसलिए इस पे थोड़ा इस क्वेश्चन पे मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके पूछे आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये एक रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये एक रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, अब अगर आपको कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप डैम बनाएंगे। ठीक है, ये नदी है, ये नदी फ्लो कर रही है, आप यहाँ पे डैम बनाएंगे, और फिर डैम का पानी फिर ये चढ़ेगा, यहाँ पे एक बीच में से एक ऐसा होल होगा, और उसमें से पानी नीचे गिरेगा, और फिर उस पानी को आप यहाँ पे अपने किसी भी पर्पसली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट उसमें क्या होता है, तो इन द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पे सपोज दिस इज अ रिवर, ये एक रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब इस रिवर का जो पानी है उसके फ्लो को आप यहाँ पे नहीं छू सकते, उसके फ्लो को आप यहाँ पे नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, रन ऑफ द रिवर मतलब पानी जिस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन के साथ साथ ही आप यहाँ पे कोई डैम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर सकते, बट हाँ, उसके फ्लो के साथ साथ अगर आप यहाँ पे कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह ये आप बनाना चाहते हैं या आप डालना चाहते हैं, तो नदी के फ्लो के साथ आप वो सारी चीजें जो हैं उनको कर सकते हैं। नदी के फ्लो के साथ आप सारी चीजें कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंटर ये चीज ध्यान में रखेगा। अभी इंडिया के दो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, एक का नाम है द रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और दूसरे का नाम है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, सो किशन गंगा जो प्रोजेक्ट था वो जब इंडिया यहाँ पे बना रहा था तो उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान जो था वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी चला गया था, हमारी शिकायत वगैरह भी की थी, बट 2013 में उसका जजमेंट आया और जो पूरा फैसला था उसका वो इंडिया के फेवर में आया था। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन अगेन, हमने कितने सारे पॉइंटर्स कवर कर लिए। सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? इट इज कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहां पे है, किस स्टेट में है, ये आप मुझे बताएंगे इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Which city was ranked as the cleanest city in India in 2024? I think ये बहुत इजी, काफी आसान सा ये सवाल है। इंदौर एंड सूरत, इंदौर एंड सूरत दे आर व्हाट, दे आर द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया 2024 में। पहले तो हमेशा इंदौर ही यहाँ पे फर्स्ट पे रहता था, बट इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत जो है वो भी यहाँ पे रैंकिंग में आ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज, अकेला इंदौर या फिर सूरत मत मार्क कर देना, दोनों इंदौर एंड सूरत बोथ द सिटीज, दोनों के दोनों शहर जो हैं वो सबसे स्वच्छ, वो सबसे साफ शहर है इंडिया के। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड। Who won the ICC Best Female ODI Cricketer of the Year Award in 2024? सो 2024 का यहाँ पे जो आईसीसी बेस्ट फीमेल और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किस क्रिकेटर को मिला है? ओडीआई इज वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो ओडीआई इज वन डे इंटरनेशनल, 50 ओवर्स का जो खेल होता है वो। बताइए जल्दी से। डू टेल मी फास्ट गाइस, जल्दी बताइए। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, स्मृति मंधाना। ठीक है, सो स्मृति मंधाना, इनको अभी यहाँ पे अवार्ड मिला है ऑफ द बेस्ट फीमेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। ठीक है, सो बी स्मृति मंदाना इज व्हाट, इट इज द करेक्ट आंसर, इट इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें बेस्ट ओडीआई मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको मिला है? मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ये आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी है। ठीक, चलिए, सो बी स्मृति मंदाना इज द राइट आंसर। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स? अगेन थोड़ा सा ज्योग्राफी पे की तरफ भी चलते हैं, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी देखेंगे हम। सो हमारी जो अर्थ है, आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है। ठीक है, सो अर्थ जो है वो रोटेट करती है किसके अराउंड? तो सपोज दिस इज सन, तो अर्थ जो है, ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, सॉरी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अर्थ के अराउंड ये क्या करी, ये रिवॉल्व करी है। ठीक है, और ये सूरज के, सॉरी सूरज के ये क्या करी, चक्कर लगा रही है। ठीक है, बट उसके साथ साथ अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है। ठीक है, तो अर्थ जो है वो घूम रही है ऐसे, ठीक है, वो ऐसे घूम रही है और उसके साथ साथ वो, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे बताऊं। ठीक है,
सपोज मान लीजिए दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। लेट्स सपोज क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ मेरे पास गोल ऑब्जेक्ट नहीं है, चलिए मैं इस ढक्कन से आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। मान लीजिए लेट्स सपोज दिस इज अर्थ। अब अर्थ जो है वो क्या कर रही है, वो सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, पूरा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब उसके साथ साथ अर्थ के सॉरी सन के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ ये अपनी खुद की एक्सिस पर भी घूम रहा है, ठीक है, ये अपनी खुद की एक्सिस पर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, खुद के एक्सिस पर भी ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा 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 ऐसा, ये पूरा ऐसा भी घूम रहा है और ऐसा भी घूम रहा है, दो चक्कर एक साथ लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये है कि अर्थ जो है, जो रोटेट करता है, ये किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, और इज इट डी साउथ टू नॉर्थ, अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन वो रोटेट करती है, और अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे जो पूरा एक चक्कर लगाती है, ठीक है, अपनी खुद की एक्सिस पे जो एक चक्कर लगाती है, वो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में, 24 आवर्स में वो अपना एक यहाँ पे जो चक्कर है, रोटेशन जो है वो पूरा करती है, ठीक है। वैसे तो इट इज नियर अबाउट 23, ठीक है, 23 आवर्स और 56 मिनट के आसपास का ये पूरा क्या होता है, ये पूरा टाइम होता है, ठीक है। तो कुछ मिनट्स यहाँ पे कम होते हैं, और फिर यही मिनट्स ऐड होके ऐड होके ऐड होके फिर जब लीप ईयर आता है, ठीक है, जब लीप ईयर आता है तो फेब में 28 के बजाय 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो वो वाला टाइम है, जो मिनट्स वाला जो टाइम है, उसको भी हमें कंपनसेट फर्दर करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव द कांसेप्ट ऑफ लीप ईयर, ठीक है। सो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस पॉइंटर, इसको ध्यान में रखिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। विच कंट्री टॉप द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन 2024? अच्छा, टॉप का मतलब ये मत समझिएगा कि इस कंट्री में, इस देश में करप्शन सबसे ज्यादा है, नहीं, टॉप का मतलब ये है कि इस कंट्री को सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं और यहाँ पे करप्शन सबसे कम है, ठीक है। बॉटम बॉटम वाली कंट्रीज जो है उनको आप मानिए कि वहां पे करप्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, वहां पे करप्शन सबसे ऊपर है, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, विच कंट्री टॉप द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन 2024? ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी न्यूजीलैंड, और इज इट डी स्वीडन? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए, फिनलैंड, ठीक है। सो फिनलैंड ने यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसे टॉप किया है 2024 वाला, ठीक है। तो ये पॉइंटर ये ध्यान रखिएगा, फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? सो इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में, 2024 में इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर क्या है बताइए जल्दी से। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, 2024, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो कुछ द करेक्ट आंसर इज बी, 39, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें इनोवेशन इंडेक्स की, तो व्हाट इज इंडियाज रैंक, इंडिया जो है वो 39 पोजीशन पे है 2024 की इस रैंकिंग में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बी 39 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान, ये एक बुक है, इसके ऑथर कौन है, क्योंकि बुक्स वगैरह पे अक्सर सवाल आते हैं, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आपको पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस, इनके जवाब। ए विक्रम सेठ, बी खुशवंत सिंह, सी रस्किन बॉन्ड, और इज इट डी अरुंधति रॉय? सो अरुंधति रॉय, मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि इनको अरुंधति रॉय को 1997 में उनकी बुक, उनकी किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, जो एक तरीके से इनकी सेमाय ऑटोबायोग्राफी टाइप की थी, और वो केरला में बेस्ड थी, तो अरुंधति रॉय को उसके लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यहाँ पे बुकर प्राइज यहाँ पे मिला था 1997 का, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द फेमस बुक जो कि पार्टीशन की यहाँ पे बात करती है कि जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हुए, और उसके बाद जो दोनों कंट्रीज में कत्लेआम मचा, दोनों कंट्रीज में जो लोग मारे जा रहे थे, जो ट्रेन से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे थे, पाकिस्तान से ट्रेन चल के इंडिया आ रही थी, इंडिया से पाकिस्तान जा रही थी, तो वहां पे जो पाकिस्तान से ट्रेन आ रही थी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें ही लाशें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान इस बुक में यहाँ पे मेंशन किया गया, पूरा वहां पे बताया गया है, किसने लिखी है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी, खुशवंत सिंह, ठीक है। सो खुशवंत सिंह, ही इज व्हाट, ही इज द राइटर ऑफ, ही इज द ऑथर ऑफ, ही इज द राइटर ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर बुक, दिस वेरी, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा, आपको भी मतलब अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा था उस समय देश के अंदर, क्या
हो रहा था उस टाइम पर देश के अंदर। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान। Which Indian president used the pocket veto for the first time? सो पॉकेट वीटो को सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम यूज करने वाले इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जेल सिंह, और इज इट डी, वी गिरी? बताइए जल्दी, बताइए सही आंसर क्या होगा, सही रिप्लाई क्या होगा? Which Indian president used the pocket veto for the first time? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जेल सिंह, और इज डी, वीवी गिरी? तो इसका सही आंसर है सी, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉकेट वीटो? पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज कि प्रेसिडेंट, अभी ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दी तमिलनाडु गवर्नर, उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने, आर एन रवि उनका नाम है गवर्नर का, और उनके ऊपर यहाँ पे जो तमिलनाडु के जो सीएम है, एम के स्टालिन, तो स्टालिन ने उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया दैट वी हैव सेंट अ टोटल ऑफ 10 बिल्स to the governor R.N. Ravi, but he's just sitting duck on those bills. He's not giving his assent. He's not signing those bills. तो उसी के अगेंस्ट में स्टालिन साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चल गए थे कि सिंस वी डोंट हैव एनी टाइम मेंशन, एनी पर्टिकुलर टाइम मेंशन फॉर ऑन द साइनिंग ऑफ द बिल, तो फिर उसको कैसे दुरुस्त किया जाए? फर्दर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आता है, अनदर हिस्टोरिक, अनदर लैंडमार्क जजमेंट, एंड इन दैट पर्टिकुलर जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट इट सेड व्हाट, दैट गवर्नर कैन नॉट सिटिंग like a duck on any particular bill. The governor has to give his assent, need to sign those particular bills जो उनके पास आ रहे हैं within a span of 1 month, एक महीने के अंदर अंदर उनको साइन करना होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका करंट से भी लिंक हो जाता है, करंट से भी आप इस क्वेश्चन को लिंक करके पूरा कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, सो पॉकेट वीटो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? द मीनिंग ऑफ पॉकेट वीटो इज कि जब लेट्स सपोज कि कोई बिल है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास गया साइन होने के लिए, अब ना प्रेसिडेंट उसको साइन कर रहे हैं, ना ही प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज रहा है, ही इज जस्ट सिटिंग ऑन दोज बिल्स। ठीक है, जस्ट सिटिंग ऑन दोज बिल्स, और जैसे ही यहाँ पे लोकसभा एंड हो जाएगी, सारे के सारे बिल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है, यही कारण है कि ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, और पॉकेट वीटो को सबसे पहली बार यूज किया था यानी जेल सिंह जी ने। ठीक है, तो दिस बिल इट वाज रिलेटेड विद द इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा बिल था, और अमेंडमेंट यहाँ पे हो गया था, प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए गया, बट ना ही उन्होंने असेंट दिया, ना ही उस बिल को वापस भेजा कि इसमें कुछ गलतियां हैं, गड़बड़ हैं, उनको दुरुस्त कीजिए, सही कीजिए, और ना ही वो जो बिल था वो वहीं के वहीं लैप्स हो गया पॉकेट वीटो यूज करके। ठीक है, सो ज्ञानी जेल सिंह इट इज व्हाट द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। When was Bharat Ratna awarded for the first time? When was Bharat Ratna awarded for the first time? भारत रत्न सबसे पहली बार किस साल में दिए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनगिनत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। यू नीड टू गिव द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द भारत रत्न अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ए 1950, बी 1951, सी 1954, और इज इट डी 1955? बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? So the Bharat Ratna it was awarded for the first time in the year 1954. 1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न प्रोवाइड किए गए थे, भारत रत्न अवार्ड किए गए थे। ठीक है, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम अ टोटल ऑफ 3 अवार्ड्स वर गिवन। टोटल 3 अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे जब सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था। कौन है वो 3 लोग? तो एक का नाम मैं आपको बता देता हूं, सीवी रमन, और जो 2 लोग हैं उनके नाम आपको पिछले क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन है वो? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सो राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन दोनों को। ठीक है, सो सीवी रमन, राजेंद्र प्रसाद जी, और डॉक्टर डॉक्टर राधाकृष्णन एस राधाकृष्णन, इन 3 लोगों को यहाँ पे सबसे पहली बार 1954 में भारत रत्न मिला था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, लास्ट ईयर 2024 में अ टोटल ऑफ 5 पीपल देवर बीन गिवन भारत रत्न, उनको भारत रत्न यहाँ पे मिला था। सो कौन कौन है जिनको 2024 में भारत रत्न मिला? नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, नंबर 3 चौधरी चरण सिंह,
चौधरी चरण सिंह। नंबर 4, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और एक और पर्सन है जिनको भारत रत्न अवार्ड किया गया था, भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, एक और पर्सन है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट इन लोगों को 2024 में 2024 में इनको भारत रत्न बिस्टॉट किया गया, उनको दिया गया, ठीक है। आप में से अगर किसी का नाम याद है प्लीज मुझे यहाँ पे इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स आप लिख के बताइएगा, ठीक है। सो जनरली देयर इज अ नॉर्म, एक नॉर्म यहाँ पे चलता है कि भारत रत्न जो है वो सिर्फ 3 लोगों को ही एक साल में दिया जाना चाहिए, बट बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इस नॉर्म को 2 बार तोड़ चुकी है। फर्स्टली उन्होंने इस नॉर्म को ब्रेक किया था जब वो पावर में थे, और सेकेंडली अभी उन्होंने 2024 में इस नॉर्म को ब्रेक किया, ठीक है। तो पहली बार 1999 में, 1999 में उन्होंने ब्रेक किया था, और दूसरी बार यहाँ पे 2024 में उन्होंने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये पॉइंटर, ये चीजें जो है इनको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है ना। चलिए लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ेंगे। सो 1954 इज व्हाट, इट इज द राइट आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। इनमें से कौन इंडिया में फंडामेंटल राइट की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, बताइए, ठीक है। काफी इजी, काफी आसान सवाल। राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी, इट वॉज अर्लियर, ठीक है। अच्छा, और ये मैं आपको ऑलरेडी, ये जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसकी लैंग्वेज अलग थी, अलग लैंग्वेज से वो पूछा गया था, बट मैंने आपको वहां पे बताया है, राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट, बट लेटर ऑन इट वाज उसका जो फंडामेंटल राइट का जो स्टेटस था उसको छीन लिया गया, और अब ये इंडिया में क्या है, इट्स जस्ट अ लीगल राइट, इट्स जस्ट अ लीगल राइट। दो चीज आपको मुझे यहाँ पे बतानी है। अब यहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये किस आर्टिकल का पार्ट है, ये किस आर्टिकल का पार्ट है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर किया गया था। ये दो चीज जो है, ये आप लोग मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं खुद आपको बता देता, बट मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं। सो लेट्स सी आप लोगों ने कितना अपना रिवीजन किया है, कितना आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। सो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंटर्स, इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन। फ्रॉम विच कंट्री uh, uh, were the DPSP, the Directive Principle of State Policy in India, they were being adopted. सो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है, उनको हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, वहां से हमने उनको पिक किया है। ए यूके, यूनाइटेड किंगडम, बी यूएस, सी आयरलैंड, और इज इट डी फ्रांस। किस देश से हमने डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कंसेप्ट को उठाया है, पिक किया है? डू टेल मी फास्ट, डू टेल मी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। So what should possibly be the right answer? The correct answer is C, Ireland. ठीक है, so we have picked the concept of DPSP from Ireland. ठीक है, आयरलैंड से हमने ये कंसेप्ट पिक किया है, उठाया, ठीक है। और डीपीएसपी जो है वो कहां से कहां तक मेंशन है, सो दे आर मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, वहां पे डीपीएसपी को मेंशन किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, द डीपीएसपी दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो सी आइलैंड इज व्हाट, इट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो ये हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था, सवाल था, वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। देयर आर टोटल ऑफ 4 ग्रैंड स्लैम्स। अब इन ग्रैंड स्लैम्स में जो सबसे पुराना है एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस वन, इट इज व्हाट, इट इज द विंबलडन, ठीक है। तो विंबलडन सबसे पुराना, विंबलडन सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम है इन द लॉन टेनिस, ठीक है। तो ये पॉइंटर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ए विंबलडन इज द राइट आंसर। और एक और चीज, एक और क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बताया था, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, विंबलडन आप लोग मुझे अगेन चैट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये किस कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, फास्ट कोर्ट पे, क्ले कोर्ट पे, ग्रास कोर्ट पे, किस कोर्ट पे विंबलडन खेला जाता है, ये आप लोग मुझे अगेन चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, सो ए विंबलडन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच टीम वॉन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। मैं जब तक पानी पी रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे बताइए।
बताइए guys, do tell me which team won the ICC Women's T20 World Cup 2024. So who won the title? So ICC Women's T20 World Cup 2024 ये टाइटल जीता था न्यूजीलैंड ने। ठीक है। सो न्यूजीलैंड दे वॉन द 2024 वर्ल्ड कप टाइटल, वुमेन्स कैटेगरी का बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और न्यूजीलैंड ने यहाँ पे किसको हराया था? सो न्यूजीलैंड दे डिफीटेड हुम? दे डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन द फाइनल। साउथ अफ्रीका इन द फाइनल, साउथ अफ्रीका को फाइनल में यहाँ पे न्यूजीलैंड ने हराया था। ठीक है। और एक और चीज की 2024 में जो मेंस कैटेगरी थी उसमें कौन जीता था? सो मेंस कैटेगरी वो इंडिया ने जीता था, और इंडिया ने भी किसको हराया था? फाइनल में इंडिया ने भी साउथ अफ्रीका को ही यहाँ पर हराया था। ठीक है। तो ये चीज, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट, that's it from my side. So thank you guys, thank you so much. I hope you like the lecture, I hope you like the session. यहाँ तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, समझाई हैं, वो सब समझ में आई होंगी। ठीक है। सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड इनटू द सेम डायरेक्शन, हम सेम डायरेक्शन में यहाँ पे चल रहे हैं। जैसा कि आपका सेट का पैटर्न है, जैसा कि आपका क्राइस्ट का पैटर्न है, उसी प्रकार से, उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो प्लीज डू टेल अस इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज और नॉट, इफ यू वांट टू if you want to have any kind of amendments into the series, we want to that we can go for any duration। अगर आप चाहते हैं हम टाइम को थोड़ा सा enhance करें, बढ़ाएं, हम वो चीज भी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। you tell, you command, we give। ठीक है। so that's it from my side, this is Mayur signing off, bye bye, take care, we'll meet in some other video, bye bye guys।